आज हम अपनी किताब का 5वां अध्याय जल शुरू करने जा रहे हैं। अच्छा, जल शब्द सुनते ही सबसे पहले क्या ख्याल आता है? नदी, झरने, बारिश की बूंदें, यही सब है ना। किताब में भी लिखा है कि कैसे बच्चे बारिश के पानी में कागज की नाव तैराकर बहुत खुश होते हैं, लेकिन दोपहर होते होते गड्ढों में जमा हुआ पानी गायब हो जाता है। तो कभी सोचा है ये पानी आखिर जाता कहाँ है? चलिए आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो देखिए, इस अध्याय में हम कुछ बहुत ही ज़रूरी बातें समझने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि जल चक्र क्या होता है, हमारी पृथ्वी पर पानी कहाँ कहाँ और कितना है, महासागरों का पानी हमेशा चलता क्यों रहता है, और ये तरंगे, सुनामी, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जल चक्र के बारे में। ये एक ऐसा प्रक्रम है, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल लगातार अपना रूप बदलता है और महासागरों, वायुमंडल और धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। अपनी किताब में लिखा है, सूर्य के ताप के कारण जल वाष्पित हो जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि सूरज की गर्मी से समुद्र, नदियों या झीलों का पानी भाप बनकर ऊपर हवा में चला जाता है। फिर जब ये जलवाष्प ठंडा होता है तो ये संघनित होकर, मतलब इकट्ठा होकर बादलों का रूप ले लेता है, और जब पानी की ये बूंदें भारी हो जाती हैं तो वर्षा, हिम या ओलों के रूप में वापस धरती पर आ जाती हैं। तो इस पूरे चक्र में 3 मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। पहला है वाष्पीकरण, यानी पानी का भाप बनना। दूसरा है संघनन, यानी उसी भाप का ठंडा होकर वापस पानी की बूंदों में बदलना। और तीसरा है वर्षण, यानी बादलों से पानी का जमीन पर गिरना। जैसा कि हमने एड्यूटेकन की क्लास में भी विस्तार से समझा था, इसी पूरे चक्र को जल चक्र कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी ना कुछ इसी थलशाला जैसी ही है। थलशाला का मतलब होता है एक छोटे घर के पौधों को रखने का शीशे का बंद बर्तन, जैसा आप इस चित्र में देख रहे हैं। इसमें भी पत्तियों से निकला पानी भाप बनता है, ऊपर जाकर ठंडा होता है और बूंदों के रूप में वापस नीचे गिर जाता है। हमारी पृथ्वी पर भी जल चक्र ठीक ऐसे ही काम करता है। अच्छा, एक सवाल अक्सर मन में आता है। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, तो फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में पानी की इतनी कमी क्यों है? क्या पृथ्वी पर मौजूद सारा पानी हमारे इस्तेमाल के लायक है? चलिए इसका जवाब जल के वितरण को समझकर ढूंढते हैं। अगर आप इस तालिका पर नजर डालें तो आपको कारण बिल्कुल साफ दिखेगा। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसका 97.3% तो सिर्फ महासागरों में है, और वो खारा है जिसे हम पी नहीं सकते। बाकी जो मीठा पानी है उसका भी 2% हिस्सा बर्फ के रूप में जमा है। हमारे इस्तेमाल के लिए भूमिगत जल, झीलें और नदियां मिलाकर 1% से भी कम पानी बचता है। महासागरों के पानी के इसी खारेपन को लवणता कहते हैं। इसका मतलब है कि 1000 ग्राम पानी में कितने ग्राम नमक है। महासागरों में औसतन 35 ग्राम नमक होता है। किताब में एक बहुत मजेदार बात बताई गई है कि इजराइल के मृत सागर में लवणता 340 ग्राम प्रति लीटर तक है। इसमें नमक इतना ज्यादा है कि लोग इसमें डूबते नहीं बल्कि आराम से लेटकर तैर सकते हैं। इस चार्ट से मीठे पानी यानी अलवण जल का हिसाब और साफ हो जाता है। किताब में एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझाया गया है। मान लीजिए कि पृथ्वी का सारा पानी 2 लीटर है, तो उसमें से सिर्फ 12 चम्मच पानी ही मीठा है, और उन 12 चम्मच में से भी 9 चम्मच बर्फ के रूप में, 2 चम्मच भूमिगत जल और सिर्फ आधा चम्मच पानी झीलों में है। नदियों का पानी तो बस 1 बूंद के बराबर है। अब सोचा जा सकता है कि पीने का पानी कितना कीमती है। पानी के वितरण को समझने के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि महासागर का जल एक जगह शांत क्यों नहीं रहता। आपने देखा होगा कि तालाब या झील का पानी ज्यादातर शांत होता है, लेकिन महासागर का पानी हमेशा गतिमान रहता है, हमेशा हिलता डुलता रहता है। जब हम समुद्र तट पर खड़े होते हैं तो गीली रेत, ठंडी हवा और लहरों की आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है। सब कुछ जादुई सा और शांत महसूस होता है, लेकिन ये शांति सिर्फ एक एहसास है। असल में महासागर का पानी कभी शांत नहीं रहता। महासागर की इन गतियों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इन्हें 3 मुख्य प्रकारों में बांट सकते हैं: तरंगे, ज्वार भाटा और धाराएं। आइए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। शुरुआत करते हैं तरंगों से। किताब के अनुसार जब महासागर की सतह पर जल लगातार उठता और गिरता रहता है तो इन्हें तरंगे कहते हैं। जैसे जब आप समुद्र किनारे गेंद से खेलते हैं और गेंद पानी में चली जाती है तो लहरें उसे वापस किनारे पर ले आती हैं। ये तरंगों के कारण ही होता है। लेकिन कभी कभी ये तरंगे बहुत विशाल और विनाशकारी रूप ले लेती हैं।
जब समुद्र के नीचे भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन होता है तो बहुत ऊंची तरंगें उठती हैं, जिन्हें सुनामी कहते हैं। सुनामी एक जापानी शब्द है जिसका मतलब होता है पोताश्रित तरंगें। ऐसा इसलिए क्योंकि जब सुनामी आती है तो ये बंदरगाहों को पूरी तरह से तबाह कर देती हैं। इसका एक बहुत भयानक उदाहरण हमें 26 दिसंबर 2004 को देखने को मिला था। उस दिन हिंद महासागर में सुमात्रा द्वीप के पास 9.0 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी सुनामी पैदा हुई थी। इन तस्वीरों में उस सुनामी से हुई तबाही का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तरंगें लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली थीं, जो किसी हवाई जहाज की गति के बराबर है। इस सुनामी के कारण भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में था, पूरी तरह पानी में डूब गया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिसे एड्यूटेकन की क्लास के नोट्स में भी खास तौर पर मार्क किया गया है। तरंगों के बाद महासागर की जो दूसरी बड़ी गति है वो है ज्वार भाटा। आपने शायद सुना होगा। दिन में 2 बार एक नियम से महासागरीय जल का ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। जब पानी अपने सबसे ऊंचे स्तर पर होता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब सबसे निचले स्तर पर तो उसे भाटा कहते हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसका कारण है सूर्य और चंद्रमा का शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल, यानी उनकी खींचने की शक्ति। जब पृथ्वी का जो हिस्सा चंद्रमा के सामने होता है, वहां का पानी चंद्रमा के खिंचाव से ऊपर की ओर उठता है, जिससे उच्च ज्वार आते हैं। इस चित्र से यह बात और भी साफ हो जाएगी। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, जैसा कि पूर्णिमा और अमावस्या को होता है, तो सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं। इन्हें बृहद ज्वार भाटा कहते हैं। और जब चांद और सूरज समकोण पर होते हैं तो उनका खिंचाव बढ़ जाता है और निम्न ज्वार भाटा आता है, जिसे लघु ज्वार भाटा कहते हैं। चलिए अब महासागर की तीसरी और आखिरी प्रमुख गति को समझते हैं, जिसे महासागरीय धाराएं कहते हैं। ये एक निश्चित दिशा में महासागर की सतह पर लगातार बहने वाली जल की धाराएं हैं। इन्हें समझने के लिए आप इन्हें महासागर के अंदर बहने वाली नदियों की तरह सोच सकते हैं। इस नक्शे को देखिए जरा। इसमें जो लाल रंग के तीर हैं वे गर्म धाराओं को दिखाते हैं और नीले रंग के तीर ठंडी धाराओं को। एक सामान्य नियम यह है कि गर्म धाराएं भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर से ध्रुवों की ओर बहती हैं, जैसे कि गल्फ स्ट्रीम, और ठंडी धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बहती हैं, जैसे कि लैब्राडोर धारा। तो सीधे सी बात है, गर्म धाराएं भूमध्य रेखा के पास के गर्म पानी को ध्रुवों की ओर ले जाती हैं, जिससे आसपास की जमीन का तापमान बढ़ जाता है। इसके ठीक उल्टा ठंडी धाराएं ध्रुवों के ठंडे पानी को भूमध्य रेखा की ओर लाती हैं, जिससे स्थलीय सतह ठंडी हो जाती है। इन धाराओं का एक और बहुत बड़ा महत्व है। जिस जगह पर गर्म और ठंडी धाराएं मिलती हैं, वहां दुनिया में सबसे ज्यादा मछली पकड़ी जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह स्थिति मछलियों के भोजन यानी प्लवक के बढ़ने के लिए सबसे अच्छी होती है। जापान के आसपास और उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। तो इस तरह आज हमने इस अध्याय में जल से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें समझी। हमने जल चक्र से शुरुआत की, फिर जल का वितरण समझा और अंत में महासागर की 3 गतियों तरंगे, ज्वार भाटा और धाराओं के बारे में जाना। अब जाते जाते एक सवाल पर जरूर सोचिएगा। अगर ये महासागरीय धाराएं जो पूरी दुनिया के तापमान को नियंत्रित करती हैं, अचानक बहना बंद कर दें, तो इसका हमारे ग्रह पर क्या असर होगा?